नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और आप देख रहे हैं 14 का चक्रव्यूह। 14 के चक्रव्यूह में आज हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़। रोहतक के चुनावी दंगल में बीजेपी ने ओपी धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है। ओपी धनखड़ बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का प्रभारी भी ओम प्रकाश धनखड़ को ही बनाया गया है। और शायद यही वजह है कि ओपी धनखड़ चट्टान जैसे इरादे लेकर किसानों से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लोहा जुटा रहे हैं। ऐसे में यह देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि चुनावी चक्रव्यूह में सवालों के तीरों का जवाब ओपी धनखड़ कैसे देते हैं और मुख्यमंत्री हुड्डा के सियासी किले यानी रोहतक में उनका प्रदर्शन रहता कैसा है। ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ को हम सवालों के चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश करेंगे। तमाम आरोप उन पर हम लगाएंगे जो राजनीतिक गलियारों से उन पर लगते रहे हैं, और इस सवालों के चक्रव्यूह में तीखे तीरों के साथ हमारे साथ होंगे चैनल हेड इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या। तो सवालों के चक्रव्यूह में ओम प्रकाश धनखड़ का बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज हरियाणा पर। लगातार हम आपको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि चुनावों के दिन है, लिहाजा व्यस्तताएं बहुत है। किस तरह की तैयारी चल रही है धनखड़ साहब? बहुत अच्छी तैयारी है। थोड़ी आपकी साउंड कब है, वो कैसे बढ़ेगी इस फोन की? का वॉल्यूम नहीं, वहीं से हम गुजारिश करेंगे अपने पैनल से कि वहां जो ऑडियो की दिक्कत है, साउंड थोड़ी कम आ रही है, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। अब आवाज आप तक ठीक पहुंच रही है धनखड़ साहब? जी हाँ, आ रही है। धनखड़ साहब पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस के किले में कांग्रेस के सिपाही को मात देंगे? हाँ, जबरदस्त। इतना विश्वास जनता ने मूड बना लिया है साहब। इतना विश्वास धनखड़ जी, ये विश्वास है या ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? जनता ने मूड, मेरी बात पहुंच रही है? जनता पहले तय कर चुकी है और जनता का मूड वो सब जगह व्यक्त हो रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छे से आ रही है। कांग्रेस के प्रति गुस्सा और मोदी जी के प्रति उनका लगाव, दो ही चीजें दिखाई दे रही हैं। धनखड़ साहब, कल भी हमने आपसे बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से हमारी बातचीत आपसे नहीं हो पाई थी। कल भी हमारे तर्कश में काफी सारे तीखे सवाल थे और आज भी तर्कश उन्हीं तीखे सवालों से भरा हुआ है। कल भी हमने आपसे अनुरोध और गुजारिश किया था कि अगर कहीं सवाल आपको चुभे तो कृपया करके उसे नजरअंदाज कीजिएगा। हमारा पेशा ही कुछ ऐसा है कि हमें तीखे सवाल करने पड़ते हैं। कल हमने आपसे यह जानना चाहा था कि ओम प्रकाश धनखड़ रोहतक में किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके विपक्षी और आपकी पार्टी के भी कुछ लोग ये आरोप लगातार लगाते रहे हैं। अभी भी लग रहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ रोहतक से सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। क्या इस आरोप को आप तवज्जो देते हैं या फिर खारिज करते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले तो कहूं कि तीरों का तीखापन मेरा भी पैनापन बढ़ाएगा और चुनावी धार और तेज होगी। इसके लिए मैं इन तीरों के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। जी शुक्रिया और सर। मैं यहाँ के लिए सबसे सूटेबल कैंडिडेट हूं जी, क्योंकि 2004 में भी मैंने यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की थी। ये नेचुरल मेरा क्षेत्र है। मेरा गांव ढाकला है, मेरे ससुराल रोहतक जिले में भालोट में है, मेरा नलियाल बेरी हलके में बिसान में है, मेरी दादी अलावतों में डीगल की है, मेरी परदादी चिमनी से काद्यानों में थी, मेरी बुआ गुलिया में सौंदी में है, मेरी चाची बादली की है। चारों तरफ जिसको कहते हैं कि अपना परिवारों का नेटवर्क जी, तो उस नाते से ये स्वाभाविक रूप से जहां पले जहां बढ़े। एक पत्रकार ने मुझे पूछ लिया कि आपका कैंपेन कैसा चल रहा है जी, क्या कार्यक्रम रहते हैं? मैंने कहा दोपहर तक ससुराल में रहता हूं, दोपहर बाद पीहर में आ जाता हूं। लेकिन धनखड़ साहब, आप भी इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं। जितने भी आपने नाम गिनाए,
ये रिश्तेदारियां हैं, यहां त्योहारों में आना जाना अच्छा लगता है, लेकिन चुनावों में जो वोट बैंक चाहिए, जो जनाधार चाहिए, जो संगठन चाहिए, वो शायद आपके पास नहीं है, या ये चीजें आपके हक में नहीं जाती। आप वहां खड़े हुए हैं, उस जमीन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं जिसे मुख्यमंत्री हुड्डा का किला माना जाता है। एक ही आरोप पूरे 9 साल से इस रोहतक पर लगता रहा कि मुख्यमंत्री ने सारा विकास यहीं सीमित कर दिया है, रोहतक से आगे विकास निकल ही नहीं पाया। ऐसे में ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है आपके लिए। देखिए, मैं 2 बात कहना चाहता हूं। पहले तो मुझे इस सारी बहस में बड़ा विचित्र लगता है। मैं किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूं। देश का कोई भी हिस्सा मुझे बहुत प्यार करता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो 2 तीर हुड्डा साहब ने चलाए 2 बार रोहतक की चौधर के, वो तीर इस चुनाव में चल नहीं रहा है, क्योंकि लोगों ने समझ लिया है कि चौधर सत्ता पक्ष में होती है, विपक्ष में नहीं होती है। और इस बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, सत्ता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और नरेंद्र मोदी ने रोहतक के एक बेटे को अपना लिया है, और रोहतक की जनता ने भी इस इशारे को समझ लिया है कि देश का सबसे ताकतवर आदमी हमारे बेटे के साथ खड़ा है। रोहतक के लोगों ने नारा दे दिया है, रोहतक का महारा भी और मोदी का प्यारा भी। धनखड़ जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मोदी की लहर है या मोदी इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये वैसा ही है जैसे वाजपेयी जी की जनसभाओं में बहुत भीड़ आती थी, लेकिन उसको वोट में कन्वर्ट करना, उसी प्रकार वही स्थिति है। मोदी की जनसभाओं में बहुत भीड़ आ रही है, ये हमारा कैमरा हमें बताता है, यह हमारी रिपोर्टिंग हमें बताती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो वोट में तो तभी कन्वर्ट होगी जब कार्यकर्ता या बूथ स्तर पर काम होगा। उस प्रकार की फौज हरियाणा में बीजेपी के पास है या नहीं है? मित्र अमित जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, भीड़ आती है, भीड़ तो विपक्ष की सभाओं में भी आती है, लेकिन भीड़ में उत्साह कितना है, चाव कितना है, उसकी करंट की मात्रा कितनी है, ये बताती है। मोदी की जो सभा है उसका करंट 100/100 होता है। वो उसी प्रकार का करंट रोहतक की जनता में भी है। सब छोटे बड़े कार्यक्रमों में उस उत्साह, उस चाव, उस जोश को मैं महसूस कर रहा हूं, और उस जोश और उसके भरोसे में कह रहा हूं कि रोहतक तो हमेशा बदलाव का प्रतीक रहा है। 77 जब जनता पार्टी का वातावरण था, रोहतक ने बदलाव के साथ रोहतक खड़ा था। 89 जब वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अलग जगाई थी, तो रोहतक उसके साथ खड़ा था। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश को एक अलग रास्ते पर, एक सुराज के लिए लेकर जा रहे थे, एक शक्तिशाली भारत के लिए, तो वहीं खड़ा था रोहतक। रोहतक हमेशा बदलाव में अग्रणी रहता है, रोहतक कभी बदलाव में पीछे नहीं रहता। ये तो वो लोग हैं 1857 की लड़ाई से लेकर एक एक परिवार के 3-3 पीढ़ी जेल में गई थी। यह 1857 में आपको हैरानी की बात होगी, मेरी ससुराल के भालोट के एक किसान अपने वो बेचकर, पशु बेचकर, और अपनी मां और अपने बेटों को साथ लेकर जो गोद में थे पत्नी के साथ जेल में चले गए थे। ये वो इलाका है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं धनखड़ जी, ये आजादी की लड़ाई में भारत, ये मैं बताता हूं इसमें क्या है। हाँ, 1942 में जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि रोहतक की जनता दीपेंद्र हुड्डा को वोट क्यों ना दे? सारे विपक्षी, आप सब लोग ये आज तक ये आरोप लगाते रहे कि हुड्डा की सरकार ने, हुड्डा ने रोहतक में विकास कराया। ये तो स्वीकार करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जा रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को वोट ना दी जाए? अमित जी, अमित जी, मैं आपको बता दूं कि यहां पर विकास जिसकी चर्चा लोग बाहर कर रहे हैं वो है ही नहीं। यहां लोगों के गांव के झोटे ले गए लोग, भैंस खोल ले गए लोगों की। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज यहां पर नहीं है। बहनें यहां पर चेन पहनकर नहीं निकलती बाजार में। यहां बेरोजगार, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? चुनाव में ही मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने बेरोजगारों की एक लिस्ट बनाई हुई है। मैंने क्या 10 साल में नहीं दिए? उन्होंने कहा जी 10 साल में तो बहुत कम लोगों को मिले हैं, कईयों की तो बेचारों की 10 साल से सगाई नहीं हुई इस चक्कर में। तो मैंने कहा अगर रोहतक की जनता मुझे अपना प्रतिनिधि बनाती है
तो मैं दीपेंद्र से वो लिस्ट भी ले लूंगा, क्योंकि सत्ता तो मोदी जी की आ रही है, अपने को लिस्ट बनी बनाई मिल जाएगी। इससे भी आगे की बात मैं आपको बताऊं, ये जो जिसकी आप विकास की बात करते हो, जिस हरियाणा को हम दूध दही का खाना कहते थे, वहां टोल टैक्स से आना जाना हो गया है। ये जो सड़कें बनी है, ये कंपनियों के पैसे से बनी है, जिसने हम पर जजिया लगा दिया है। अगले 25 साल तक हम उसका पेमेंट करेंगे। सरकार ने पेमेंट नहीं किया, तो आप यहाँ तो एक ही काम दिखाई देता है इस सरकार का, तो टोल टैक्स हमारी जमीन रिलायंस को दे दी। हमारी जमीनें जो है पूरे बड़े बड़े पूंजीपतियों के लैंड बैंक बनवा दिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लैंड बैंक बनवा दिए। और वो पूंजीपति जो किसानों से जमीन 20, 22 लाख, 30 लाख तक ली थी, अब उस जमीन को 2-2 करोड़ में बेच रहे हैं अगली कंपनियों को। और ऐसी जेट डी नोटिफाई करा रहे हैं, सरकार डी नोटिफाई कर रही है। और वो जमीन किसानों को वापिस करने के बजाय, एक मिनट सुनिए, वो जमीनें किसानों की वो जमीनें वापिस करने की बजाय कह रहे हैं अब वहां ग्लोबल सिटी बनाएंगे, नया स्लोगन ले आए हैं। अरे भाई, नए भूमि अधिग्रहण के कानून में ये बात देश भर के लोगों ने विचारपूर्वक लिखी है कि जिस काम के लिए जमीन ली थी 5 वर्षों में अगर वो उपयोग नहीं हुआ तो किसानों को वापिस करो। यहाँ किस प्रकार के विकास के लिए मैं अभिवादन करूं या अभिनंदन करूं? यहाँ तो सब तरह एक तरह की तकलीफ है, एक दर्द है, किसान की आंख में एक पानी है। हुड्डा साहब 10 साल के शासन में जिस कमेटी के वो खुद चेयरमैन थे, जिसकी रिपोर्ट उन्हें 2010 में जमा की थी, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट नहीं करा पाए, गेहूं धान पर बोनस नहीं दे पाए। जब जब मैंने आंदोलन किया, हुड्डा साहब कहते थे मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा हूं, और उनकी चिट्ठी वहां पहुंची या नहीं पहुंची मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं बता दूं भारत के भावी प्रधानमंत्री को ओम प्रकाश धनखड़ को चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ेगी। ओम प्रकाश धनखड़ की उनसे डायरेक्ट बात होती है, और इसलिए स्वामीनाथन कमीशन लागू हो, इसको हमने बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल करा लिया है। और मेरे भावी प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ चाय पर चर्चा की है, वहां जाकर बैठे जहां पर सबसे ज्यादा किसान मरे हैं। ठीक है धनखड़ साहब, अमित जी सवाल यह करना चाह रहे थे, आपने जजिया की बात की, अगर आपकी सरकार बनी, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अगर आप रोहतक से चुने गए, तो क्या हरियाणा टोल टैक्स फ्री प्रदेश होगा? इस बात की गारंटी, इस बात का भरोसा आप प्रदेश के लोगों को दे सकते हैं कि किसी तरह का टोल टैक्स प्रदेश में नहीं लिया जाएगा? देखिए, मैं संपूर्ण गुजरात में घूमा हूं, नरेंद्र मोदी के शासन में घूमा हूं, किसी भी तरह का टोल टैक्स वहां मुझे दिखाई नहीं देता, केवल एक रोड को छोड़कर। ज्यादातर गुजरात की सड़कों पर कहीं टोल टैक्स नहीं है, मैं आपको बताऊं। तो यही चीज आप लागू करेंगे हरियाणा में? मैं गुजरा हूं, मुझे मालूम है जी। एक रोड पर है। यहाँ किस प्रकार के गुजरात की बात है, हम ये कह रहे हैं कि क्या हरियाणा में आप वही मॉडल बनाएंगे? क्या हरियाणा का विकास भी उसी गुजरात के मॉडल के तर्ज पर होगा? मैं वही कह रहा हूं कि इन सारे बिल्कुल इन सारे करारों की समीक्षा करके, और जो आज कोई रोहतक से चंडीगढ़ जाने लग जाए तो कम से कम 500 रुपए उसको टोल टैक्स देना है, पड़ता है, इन सब बातों से निजात दिलाएंगे। ठीक है धनखड़ साहब, चूंकि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लिहाजा कुछ सवाल आपके संगठन और आपकी पार्टी को लेकर भी हैं। हरियाणा में 10 सीटों पर जिस तरह से आप लोगों ने टिकट वितरण किया, उससे पार्टी की सैद्धांतिक तौर पर बहुत किरकिरी हुई, बड़ी आलोचना हुई। तूफान कुछ इस तरह से उठा है टिकटों का पार्टी के भीतर कि वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि कुछ बातें तो कई बार स्वाभाविक होती है, जब एक से ज्यादा टिकटों के लोग अपेक्षा करने वाले होते हैं और उनके मन के मुताबिक चीजें नहीं होती, तो एक स्वाभाविक रोष की अभिव्यक्ति उनके साथियों के अंदर से हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत सुदृढ़, आस्थावान लोगों का संगठन है, और सब संगठन के साथ चलते हैं, और सबके मन में अब एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना। और नरेंद्र मोदी जी का इतना जबरदस्त इम्पैक्ट है, प्रभाव है, कि जिसके कारण से हरियाणा की कांग्रेस में तो एक तरह से ये मच गई है, भगदड़ मच गई है, कांग्रेस टूट रही है। कांग्रेस के अधिकतर नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, और उस नाते से इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई क्या कहते हैं मैं एक चीज पूछना चाहता हूं धनखड़ जी,
आप संगठन से जुड़े इसलिए हुए इस व्यक्ति बारे में रहे, मुझे कोई ये नहीं है कि आपकी मैं हाँ आप संगठन जी। से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, आपने छात्र जीवन से लेके अभी जी। तक संगठन के अनुसार काम किया है, ऐसा कहा जाता है। और जी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में इस जी। प्रकार के आरोप लग रहे हैं आप ही की पार्टी के लोगों के ऊपर कि उन्होंने टिकटें खरीदी और बेची हैं, इस प्रकार के आरोप जब सुनने में आते हैं, क्योंकि आप जैसा व्यक्ति जिसके ऊपर आज तक इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया, तो आप जैसा व्यक्ति इस चीज को कैसे रिएक्ट करता है? क्या भारतीय जनता पार्टी का कल्चर चेंज हो रहा है क्या? नहीं, ये बिल्कुल बेधारणा की बात है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को, जिस कार्यकर्ता के पास मुझे तो मेरा तो सारा साधन भी कार्यकर्ता ही जुटाएंगे, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है। पूरे हरियाणा में मैं कहता हूं कि इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। रतन लाल जी कटारिया को टिकट दिया है। दोनों ही कार्यकर्ताओं के बारे में आप ऐसी बात कह सकते हैं कि ऐसा कोई पार्टी प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है आज की तारीख में, कि जिन कार्यकर्ताओं के पास इस प्रकार के साधनों के भंडार जैसे चाहिए। कृष्णपाल गुर्जर हमारे कार्यकर्ता है, उनको हमने लड़ाया है। और मैं इससे भी आगे आपको बता दूं कि ये सही है कि हमारी पार्टी हरियाणा में बहुत वर्षों से छोटी पार्टी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10% तक हम वोट लेते थे, लेकिन अब एक नया युग शुरू हो गया है जिसको हम नरेंद्र मोदी का एरा, नरेंद्र मोदी का युग कहते हैं। और इस इरा का इम्पैक्ट ये है कि कांग्रेस बिखर कर हमारे साथ आ रही है, आने को तैयार है। और उसमें से जो अच्छे लोग हैं, समाज में अच्छे लोग हैं, मीडिया में अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों को हम साथ लेकर चले। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया एरा शुरू हो रहा है, बिल्कुल सही है आपकी बात। क्या ये नया एरा अपने साथ नया परिवर्तन भी ला रहा है? आपने रतनलाल कटारिया जी का नाम लिया, आपने कृष्णपाल गुर्जर का नाम लिया, लेकिन आपने रमेश कौशिक का नाम नहीं लिया, आपने धर्मवीर का नाम नहीं लिया, आपने करनाल सीट पर जो कुछ हुआ, जो हो रहा है उसका नाम नहीं लिया। क्या इन जगहों पर जो हो रहा है इस वक्त बीजेपी के भीतर, वो भी एक नया परिवर्तन है? और उस नए परिवर्तन की आड़ में बीजेपी ने भी अब सिद्धांतों से समझौता कर लिया है। देखिए, करनाल में हम एक मीडिया के व्यक्ति को लेकर आए हैं और धर्मवीर जी भी भिवानी में एक सुदृढ़ आधार वाले राजनीतिज्ञ हैं। जिस प्रकार का वहां पर एक परिवारवाद रहा है, उससे हमेशा टकराते हुए उन्होंने अपनी जगह बनाई है। जब उनको भिवानी से बाहर भेजा गया तो वहां भी उन्होंने जगह बनाई है और उन्होंने पूरे मन के साथ भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ आने का तय किया है, तभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको आगे बढ़ाया। नहीं धनखड़ साहब, सवाल इतना सीधा नहीं है जितने सहजता से आपने उत्तर दे दिया। क्या बीजेपी की ये रवायत रही है, क्या सैद्धांतिक तौर पर बीजेपी का ये इतिहास रहा है कि एक व्यक्ति 2 दिन पहले कांग्रेसी हो और 2 दिन के बाद उसका शुद्धिकरण हो जाए, वो बीजेपी में आ जाए और उससे पार्टी टिकट थमा दे? देखिए, कभी आपने ध्यान होगा जब देश में बड़ी परिवर्तन हुए तो टेक्टोनिक शिफ्ट होता है। और एक समय जब कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता थे, जब जनता पार्टी बनने लगी तो बाबू जगजीवन राम जी यहां आकर खड़े हुए थे। एक समय विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनकी सारी टीम कांग्रेस के साथ थी, लेकिन जब उनको करप्शन का विषय लगा तो सारी की सारी टीम सामने आई, सामने से लड़ी और वो बनी। ऐसे टेक्टोनिक शिफ्ट हर युग में होते रहे, कोई नया नहीं है। और आज जिन लोगों को लगा कि उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए, राव इंद्रजीत बहुत पहल करके बहुत समय से आए और बाकी भी हमारे मित्र से देर से आए। रमेश कौशिक जी भी काफी समय पहले ज्वाइन करके और अपनी पूरी लोकसभा की तैयारी करके रैली करा के राजनाथ जी, सुषमा जी, गडकरी जी की उस हिसाब से इस सारे मैदान में प्रवेश किए। तो उस नाते से मैं कहूंगा कि ये जब ऐसा एनवायरमेंट बनता है, ऐसा टेक्टोनिक शिफ्ट होता है, तो दूसरे दलों से आने वाले लोग भी एक तरह से उस एनवायरनमेंट की जो है वृद्धि करते हैं और उसी प्रकार का वातावरण जिससे बना है कि हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर नरेंद्र मोदी की टीम, भारतीय जनता पार्टी की टीम, कमल के निशान की टीम जीत कर आ रही है। तो धनखड़ साहब, ये मान लें फिर कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है
अगर बाहर से ये आरोप लगता है या कांग्रेसी ये आरोप लगाते हैं, तब फिर इस पर किसी तरह की आपत्ति की जरूरत नहीं है। फिर तो आप खुद ही कह रहे हैं कि जो भी माहौल बनता है, जो भी परिस्थितियां बनती हैं, उसमें ऐसा होता है। आपने वीपी सिंह का उदाहरण दिया, आपने और भी उदाहरण दिए, तब ये सहजता से मान लिया जाए कि हां भाई, अब बीजेपी वो पार्टी है जिसका कांग्रेसीकरण हो गया है। अगर आपको यह कहने में सुविधा होती है तो आप ये कह सकते हैं। मैं दूसरी तरह से कहूंगा, इस चित्र को मैं दूसरी तरह से देखता हूं कि पंजा नहीं रहा और पंजा ने कमल को हाथ में उठा लिया है। अब कर में कमल है, जो कर में कमल लेकर खड़े हुए हैं, अब वो कमल वाले हैं, अब पंजे वाले नहीं हैं। जिन्होंने कर में कमल उठा लिया तो वो कमल के साथ खड़े हैं, वो कमल वाले हैं। अब जो पंजे जैसे कुराज के साथ, उस भ्रष्टाचार के साथ जो रहने वाले थे, वही सामने बचे हैं। अब जो कमल के सुराज का जो संकल्प है उसके साथ खड़े हैं, वो बीजेपी के उस संस्कार के साथ चलने का संकल्प लेकर आए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के अब धनखड़ जी, ओम प्रकाश जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको लगता नहीं है कि ये अवसरवादी लोग हैं? आपको लगता नहीं कि आज उन्हें लगने लगा है कि केंद्र में बीजेपी की या एनडीए की सरकार आने वाली है? इस कारण से ये तमाम वो सब लोग, ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छी मंशा से आए हैं, इन्होंने आपकी विचारधारा को स्वीकार किया है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कल्चर को, संस्कृति को स्वीकार किया है। आपको लगता नहीं है कि ये अवसर देख के आए हैं? अगर इन्हें ये अवसर नहीं मिला, ये वापस लौटेंगे या आपको छोड़ के जाएंगे या आपको रास्ते में छोड़ के जाएंगे? आपको ऐसी आशंका नहीं होती है? नहीं, अधिकांश सभी मित्रों ने ये कहा है कि अब हम जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जिस तरह से किसी समय किशन सिंह सांगवान आए थे, उन्होंने भी कहा था कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं तो आजीवन भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। हमारे सभी मित्र इसी संकल्प के साथ आए हैं कि जीवन का आगे का पूरा समय इस दल में वो बिताएंगे। चलिए, एक चीज बताइए धनखड़ जी, आप एक तरफ तो आपको दोनों तरफ से चुनौती है, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से मतलब पार्टी के अंदर से, क्योंकि अगर ओम प्रकाश धनखड़ जीतते हैं रोहतक की सीट, जो कि इस वक्त हरियाणा की सबसे हॉट सीट है एक तरीके से, तो ओम प्रकाश धनखड़ का कद इतना बढ़ जाएगा जिसकी चिंता आपके बहुत सारे साथियों को सताने लगी है। दूसरा, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और इस प्रदेश की पूरी सरकार आपको हराने में लगेगी, क्योंकि आप उनके प्रतिद्वंदी हैं। तो इन दोनों चुनौतियों को किस प्रकार से आप स्वीकार करते हैं और किस प्रकार से आप इसकी लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, चुनौती एक है, मैं उसको स्वीकार करता हूं कि सामने सरकार है, मुख्यमंत्री है, वो चुनौती है। लेकिन वो चुनौती इस कारण से मैं कहूंगा कि आज किसी भी तरह टिकी नहीं है, क्योंकि उस सरकार के 10 साल के शासन के प्रति लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने इस शासन को शासन ही महसूस नहीं किया। वो महसूस कर रहा है कि ये सरकार कहीं ऐसी जगह जाकर खड़ी हो गई थी जहां संपूर्ण समाज को संबोधित ही नहीं करती है। मुझे कहने में कोई ये दो राय नहीं है कि रोहतक के भी समग्र समाज को ये एड्रेस करने वाली सरकार नहीं है। रोहतक का भी बहुत बड़ा समाज ये महसूस कर रहा है कि इन्होंने हमारी जमीनें खिसका दी हैं, इन्होंने हमारे रोजगारों के अवसरों को भी खिसका दिया है, ये एड्रेस नहीं कर रही है। इसलिए इस सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी है, इसलिए चुनौती नहीं है। और ओम प्रकाश धनखड़ तो संगठन का समर्पित सिपाही है। मेरे सारे मित्र वो जानते हैं कि ओम प्रकाश को जहां बैठाएंगे वहां बैठेगा, जहां खड़ा करेंगे वहां खड़ा करेगा। सभी मित्र मेरे साथ हैं। किसी प्रकार की कोई चुनौती मुझे, जिसको आप कह रहे हैं आंतरिक चुनौती, वो आंतरिक चुनौती नहीं, मेरी आंतरिक शक्ति है। उसी शक्ति के भरोसे में इस मैदान में उतरा हूं। चलिए ठीक है धनखड़ जी, मुझे अच्छा एक चीज बताइए, हम लोगों के भी सुनने में आता है ये बात कि ओम प्रकाश धनखड़ नरेंद्र मोदी के सबसे करीब है हरियाणा में। इसमें कितनी सच्चाई है? अपने मुंह से कहूंगा तो थोड़ा सुंदर नहीं लगता। ठीक है, आपकी हंसी बता रही है। हंसी से हम ये मान लें कि नरेंद्र मोदी के काफी करीबी है ओम प्रकाश धनखड़। क्या एक तो मैंने कहा ही आपको, मुझे उनको चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा धनखड़ साहब ये बताइए कि आप मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखते थे जी, भारत के भावी प्रधानमंत्री को। धनखड़ साहब, आपकी जो हंसी है, क्या हम उसमें क्या हम उसमें वो प्रदेश का भविष्य ढूंढने की कोशिश करें? आपकी जो हंसी है,
क्या हम उसमें हरियाणा का भविष्य ढूंढने की कोशिश करें? हम ये माने कि ये जो खिलखिलाहट है, ये जो मुस्कुराहट है, ये प्रदेश में कुछ दूर तक दिखाई पड़ेगी चुनावों के बाद? देखिए, मोदी जी जिस प्रकार की शख्सियत है, मैं आपको बता दूं, वो चीजों को पहचानते हैं और पहचान को आगे बढ़ाते हैं, और वो समय की धार को समझते हैं। एक जमाने में जब सुधा यादव के लिए उन्होंने मुझे फोन किया, सुधा का नाम मैंने बताया था उनको, आज मैं बता दूं ये बात। उन्होंने मुझे कहा कि एक शहीद की विधवा को हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और जिस समय सुधा यादव जी का चयन हुआ, उस समय भी बाकी बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी नहीं थी। कर्नल राम सिंह को चुनाव लड़ाना चाहने वाले लोग ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने सिलेक्ट किया और उन्होंने आगे बढ़ाया, और परिणाम आप लोगों ने देखे। वो एक बहुत अच्छे, बहुत अलग विजन के साथ काम करते हैं। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पे गई तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश उनके घर जाओ, हम संतोष को लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने समय की धार को समझा। उन्होंने कहा देश बड़ा इस बात से डरा हुआ है कि देश की जो सुरक्षा है, बाह्य सुरक्षा है, जब से पाकिस्तान के लोग शीश काट कर ले गए, उन्होंने कहा मुझे नींद नहीं आती, मैं हरियाणा की मजबूत भूमि से देश के सैनिकों को एड्रेस करना चाहता हूं, जिसमें जनरल वीके सिंह मेरे साथ हो। वो सब काम में हम लगे, और हरियाणा की भूमि से उन्होंने देश को एक मजबूती प्रदान की। प्रधानमंत्री बनने से पहले ये ऐसे शख्स हैं, हमारा प्रधानमंत्री बोलता नहीं है और हमारा भावी प्रधानमंत्री कहता है कि चीन विस्तारवादी नीति छोड़ दे, देश की पूरी सेना और जनरल्स उनके पीछे आकर बैठ गए। तो वो उनका विजन बिल्कुल अलग तरह का है। वो इस चीज को पहचानते हैं, समय की धार को पहचानते हैं, और उसी प्रकार से वो चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा धनखड़ जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि अब तो आपका कुनबा भी बहुत बड़ा हो गया, भारतीय जनता पार्टी का वो स्वरूप या भारतीय जनता पार्टी अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। हरियाणा में भी, देश भर में तो स्वाभाविक है उसकी ताकत बड़ी है, हरियाणा में भी उसका असर आया है, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं। मतलब आज ये स्थिति है कि मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना इतना आसान नहीं होता था हरियाणा में। आपने वो वक्त देखा है जब आपके साथ उतने लोग नहीं हुआ करते थे, आज होड़ लगी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या अब अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी? बैसाखी का सहारा लेना बंद करेगी आने वाले वक्त में, या आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, सुनिश्चित आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन हम जिस कमिटमेंट के लोग हैं, जो कमिटमेंट हमने हजका से की थी, हम अपने साथी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और जो गठबंधन की कमिटमेंट थी उसको पूरा कर रहे हैं, और उसी साथी के साथ हम विधानसभा चुनाव में भी जाएंगे। लेकिन आने वाला समय बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी होकर निकलेगी। ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है आज की तारीख में। धनखड़ साहब, चूंकि आपने गठबंधन का जिक्र किया, हम उसी सवाल पर आना भी चाहते थे। प्रदेश में बीजेपी हजका के गठबंधन को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे इस तरह की बातें उठने लगी हैं कि अब ये मजबूत गठबंधन नहीं रहा है, ये मजबूरी का गठबंधन बन गया है। करनाल में जो स्थिति परिस्थिति सामने आई, उसके बाद ये भी आरोप लगे कि बीजेपी ने बहुत ज्यादा दबाव हजका पर बनाया हुआ है, और चुनावों के बाद हजका ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। गठबंधन का क्या भविष्य आप देख रहे हैं? नहीं, मैंने जैसे कहा कि सुनिश्चित रूप से जिस तरह से हम लोकसभा चुनाव में हम साथ जा रहे हैं, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी साथ जाएंगे, और किसी तरह की मजबूरी बिल्कुल नहीं है। देखिए, आपसी जब दो दल मिलकर काम करते हैं तो उनके आपसी सलाह मशवरा, विचार विमर्श होकर ही बहुत सारे निर्णय होते हैं, और उन निर्णयों में हम आगे बढ़ते हैं, और उसी तरह से मित्रवत संबंधों के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ेगा, और विधानसभा के चुनाव में भी हम साथ जाएंगे। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं धनखड़ जी आपसे कि इनेलो के भ्रष्टाचार और कांग्रेस के भ्रष्टाचार में आप कितना अंतर देखते हैं? मैं देखता हूं कि इस सारे चुनाव में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी या उसके नेता या उम्मीदवार, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इनेलो ने किया या इनेलो के ऊपर आरोप लगता है, उसके दो वरिष्ठ नेता जेल के अंदर हैं, कोर्ट ने उनको सजा दी है, वो प्रूव हुए हैं, दोषी प्रूव हुए हैं, उसके बावजूद भी जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए विपक्ष के द्वारा, उस प्रकार के नजर नहीं आते। तो कहीं आपका कहीं फ्रेंडली मैच तो नहीं है? इस प्रकार का आरोप लगता है आपके ऊपर। और धनखड़ साहब, इसी से जुड़ा सवाल यह भी कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ तमाम दबाव, प्रेशर और चाहत के बावजूद गठबंधन हो क्यों नहीं पाया सर? बहुत ही फ्रैंकली, क्योंकि आप ईमानदारी से प्रतिक्रिया देते हैं।
एक मित्र प्रश्न कर रहा है, दूसरा ही मित्र उसका खुद ही उत्तर दे रहा है। आपके दोनों के सवाल कुल मिलाकर प्रश्न और उत्तर दोनों हो गए। देखिए, हल्ले बोले जाते हैं सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, हल्ले बोले जाते हैं 10 साल से शासन में बैठे हैं। वो पार्टी 10 साल से शासन से बाहर है। वो पार्टी अब जो कुछ उसका किया उसको भुगत रही है। जन आधार सिकुड़ गया है और उसके कारण से उनको न्यायालय ने जो सजाएं दी हैं उस सजा के कारण से वो जहां होना चाहिए उस स्थान पर हैं। इसलिए आज के समय हल्ला बोलने की जरूरत जो है वो इसी वर्तमान सत्तारूढ़ दल के सामने के लिए है, जिसने एक तरह से इतना बड़ा करप्शन का इश्यूज। हरियाणा तो एकदम हॉट इस सारे विषय में है। हरियाणा से रॉबर्ट बढेरा जी को जमीनें गई हैं। हरियाणा का, जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि हरियाणा तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ जो सरकार चल रही है वो किसानों की नहीं है, गांव वालों की नहीं है, गरीब की नहीं है, वो प्रॉपर्टी के बड़ा धंधा करने वाले लोगों की सरकार है। नहीं, धनखड़ साहब, हल्ला और अटैक तो उसी के खिलाफ होगा जो सामने है और 10 साल से है। ठीक है धनखड़ साहब, आपने कहा कि इनेलो का जनाधार सिकुड़ गया है, जाहिर है उनके नेता जेल में है वगैरह वगैरह। एक तो हम ये स्पष्टीकरण चाहेंगे कि क्या वाकई गंभीरता से आप मानते हैं, पार्टी ये मानती है कि प्रदेश में इनेलो का जनाधार सिकुड़ा है, कम हुआ है? क्या ये बड़ी वजह रही इनेलो के साथ न जाने की, या फिर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप उनके नेताओं पर लगे हैं इस वजह ने आपको रोका उनसे हाथ मिलाने से? क्या बड़ी वजह रही? तमाम कोशिशों के बावजूद आखिर क्यों ये सिरे नहीं चढ़ पाया? नहीं, वास्तव में पार्टी इसीलिए नहीं चढ़ पाया जो आपने दूसरी बात कही, पार्टी पर करप्शन के आरोप हैं और आरोप के बाद पार्टी के मुखिया जेल में है, इसलिए पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन नहीं किया। धनखड़ साहब, एक सवाल और। हमारे प्रदेश ने कई इतिहास देखे हैं जिसमें एक इतिहास बंसीलाल और इंदिरा गांधी का रहा है। इंदिरा गांधी और बंसीलाल का जो सामंजस्य था वो आपको भी याद होगा और जनता को भी याद है। एक सामंजस्य सोनिया गांधी और भूपेंद्र हुड्डा का भी इस देश ने देखा है। क्या तीसरा उदाहरण नरेंद्र मोदी और ओम प्रकाश धनखड़ का इस प्रदेश में बनेगा या नहीं बनेगा? क्वेश्चन ऐसा है कि हाइपोथेटिकल तो है ही, और हाइपोथेटिकल होने के साथ साथ वो कॉम्बिनेशन की संभावना से आप इनकार कर रहे हैं क्या सर? मैं कहूं कि मेरे लिए इसका उत्तर अभी अब कॉम्बिनेशन की संभावना से आप इनकार कर रहे हैं, फिर तो अर्थ ये निकल जाएगा कि आपकी करीबियत नहीं है। चलिए धनखड़ जी, कुछ व्यक्तिगत सवाल आपने सवाल वो पूछा है ना कि हाँ करूंगा तो मैं महिमा मंडन करूंगा खुद का। अच्छा ठीक है सर, एक और ना करूंगा तो मैं उस बात को नकारूंगा जो मेरी निकटता है। इसलिए इस प्रश्न के दोनों ही उत्तर मेरे लिए खतरनाक है। ठीक है सर, हम रास्ता थोड़ा आसान कर देते हैं। क्या मुख्यमंत्री बनने की चाहत कहीं भी ओम प्रकाश धनखड़ के भीतर है? क्या ओम प्रकाश धनखड़ किसान नेता होने के साथ साथ हरियाणा की गद्दी पर भी बैठना चाहते हैं? देखिए, मेरे आदर्श है नरेंद्र मोदी जी, और वो जो कहते हैं वो मेरे अंदर दिल में है। वो कहते हैं कि कुछ बनने की मत सोचो, कुछ करने की सोचो। और आप अगर मीडिया पर इस पर मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं क्या चाहता हूं, मेरा सपना क्या है, तो मेरा सबसे पहला सपना है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू होकर भारत के किसानों को प्रॉफिटेबल प्राइस मिलना शुरू हो। एक तबका जो आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है वो भी अपना जीवन सुखद जी सके। उससे अगली मैं बात कहूंगा, इसी को आगे बढ़ाते हुए केवल मैं यहाँ रुकने की बात नहीं सोचता। ये पहली बात जो मैं लड़ रहा था ये वो बात है। अगली बात यह है कि देश के हर तबके की आमदनी को, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो दस्तकार आर्टिजन पिछड़े वर्ग का है, और चाहे वो छोटा व्यापारी है, और चाहे वो किसान है, अगर देश में 10% महंगाई बढ़ती है, सरकार ये मानती है, और सरकार अपने नेटवर्क को, अपने कर्मचारियों को 10% महंगाई भत्ता देती है, उसी दिन इन सब तबकों की आमदनी भी 10% बढ़नी चाहिए। देश में सभी वर्गों को महंगाई से वैसे ही जूझना पड़ता है, या तो महंगाई बढ़े नहीं, और महंगाई बढ़े तो उसके कारण से जो इनकम में जो परिवर्तन आता है, आमदनी में परिवर्तन आता है, वो सबकी आमदनी उसी अनुरूप बढ़नी चाहिए। सबसे बड़ी लड़ाई अगर इस तबके की है, जो बहुत बड़ा समाज का बहुत बड़ा समूह है, उसकी उस बाजार से है जो बहुत संगठित बाजार है और जिसने हमारे सभी चीजों पर कब्जा कर लिया है।
एफडीआई के नाम पर 4 करोड़ व्यापारी परेशान होने वाले हैं। सारा सीड बाजार के पर कब्जा कर लिया है, 50,000 करोड़ का सीड बाजार है, मल्टीनेशनल्स कंपनी आ गई हैं, किसान परेशान है, पेस्टिसाइड के बाजार पर उनका कब्जा है, डीजल ओपन मार्केट के हवाले हो गया है, वो भी सारा का सारा इंपोर्टेड बड़ी मात्रा में है। तो कुल मिला के एक तरफ खुले बाजार की ताकतों के हाथ में ये सब चीजें हैं जिनको हमें जरूरत है, और जब हम उन बाजार की तरफ जाते हैं तो हम ऐसे किनारे पर खड़े हैं ये लोग कि जिसको प्रॉफिट का कोई हिस्सा मिलता ही नहीं है। यानी उधर से जब ये है तो ये आखिरी कंज्यूमर है, और इधर से ये देने की बात करता है तो पहला आदमी है। नॉन प्रॉफिट के स्थान पर खड़े हुए हैं ये लोग, और जो नॉन प्रॉफिट के स्थान पर खड़े हुए हैं इनकी ही हालत देश में सबसे बुरी है। और 10 साल के कारण से जो लोगों को गुस्सा है कांग्रेस के शासन में, ये सबके सब कॉरपोरेट बड़े घरानों के पूंजीपतियों के गोद में बैठ गए, इसलिए 10 साल तक ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये ऐसे ऐसे बिल लेकर आ रहे थे जो टोटल के टोटल बिल प्रो कॉर्पोरेट हैं, चाहे सीड बिल हो, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल हो, लैंड एक्विजिशन बिल में अगर हम लोग नहीं घुसते तो ये लैंड एक्विजिशन बिल भी इनका पूरा का पूरा प्रो कॉर्पोरेट जा रहा था। इनको बचाने की जरूरत है, इनके व्यवसायों को बचाने की जरूरत है, इस आर्थिक आजादी की जरूरत है। चलिए धनखड़ जी, एक चीज पूछते हैं आपसे, ये जो नई पार्टी आम आदमी पार्टी है, इसका कितना आप इसको कितना जिसको कहते हैं कि इसका असर देखते हैं, ये आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? दिल्ली में बहुत अंडर एस्टिमेट किया था हम लोगों ने इस पार्टी को, और उसके रिजल्ट आपने देखे। आप सत्ता में आने से रोक दिए मैं कहता हूं मेरे से फालतू कोई आम आदमी मिलना मुश्किल। कैसे बताइए? मैं बताऊं, मेरे से फालतू तो कोई आम आदमी है नहीं। लेकिन धनखड़ साहब आपके पास वो वैगनार नहीं है नीले रंग की। धनखड़ साहब आपके पास नीले रंग की वैगनार नहीं है जो नवीन जैन रोहतक में लेकर घूम रहे हैं, उससे उन्होंने पर्चा भी फाइल किया। मेरे पास केवल और नहीं, मेरे पास केवल और केवल एक स्विफ्ट गाड़ी है अपने नाम पर जी, और कोई गाड़ी, एक मोटरसाइकिल है मेरे पास। मैं मेरे दादा और पिताजी के बनाए हुए मकान में रहता हूं, अपना मकान नहीं बना पाया। अच्छा, तो बड़े बड़े लोग ये जिनके जी, तो ये तो मेरे से फालतू आम आदमी नहीं है। मैं तो इनसे फालतू आम आदमी हूं। आप कहीं तुलना करेंगे तो मेरे से साधारण कुछ नहीं है। ये देश प्रदेश की और देश की सब लोग जानते हैं, महत्वपूर्ण लाग। तो रोहतक में जो लड़ाई होने वाली है राजा और फकीर की होने वाली है, इसका मतलब केवल और केवल जिसको कहें कि नहीं, मैं तो पहले दिन से ही मेरे मन में जो रामायण की चौपाई आ रही है, हालांकि उस शब्दों का उपयोग कई बार किसी को अनुचित लग सकता है, लेकिन हालात वही है। रावण रथी विरथ रघुबीरा। एक तरफ कई हजार करोड़ की पार्टी मेरे सामने खड़ी है, और मैं ऐसा ही खड़ा हूं जैसे नंगे पैर श्री राम युद्ध में खड़े थे, मैं उसी तरह से खड़ा हूं। लेकिन जब राम से पूछा गया तेरा रथ कहां है, तो उसने कहा था कि ये वानर सेना ही मेरा रथ है। तो कार्यकर्ता ही मेरा रथ है, वही मेरी पूंजी है, वही मेरी कैपिटल है, और वही मेरा साहस है। जी धनखड़ साहब, बहुत आखिर में एक सवाल का उत्तर आप जरूर दे दीजिए। इस फकीर की सबसे बड़ी ताकत इस चुनावों में और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अगर ये फकीर चुनाव जीतता है तो किस ताकत के दम पर जीतेगा, और अगर ये चुनाव हारता है तो किस कमजोरी की वजह से चुनाव हारेगा? क्या असेसमेंट है आपका? देखिए, मुझे हार तो दिखाई नहीं दे रही। हारती तो पूरे देश भर में कांग्रेस दिखाई दे रही है, रोहतक में भी वो हारती दिखाई दे रही है। बड़ा भारी गुस्सा है लोगों का कांग्रेस के प्रति, और पूरे देश में जीतने का भी जो कारण है, हार रहे हैं वो अपने कुकर्मों से, और जीत हो रही है नरेंद्र मोदी जी ने जो देश भर में एक वातावरण पैदा किया है। देखिए, चुनाव को लोग इस तरह से मान रहे हैं कि एक तरह लोग अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी की, कैसे बचे, और एक तरफ लोग देश के लिए इस चुनाव में उतरे हैं, और जनता खुद उतरी है। हमारा फैसला नहीं है, ये भारत की जनता का फैसला है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मैं आपको एक गजब बात बताता हूं। कल 4-5 गांव के लोगों ने मुझे अलग अलग जगह जो कहा वो बताता हूं। उन्होंने कहा, धनखड़ जी आप मोदी के लिए आए हैं, आप अपने लिए वोट मांगने आए हैं, ऐसा नहीं है आप अपने लिए आए हैं, हम तो खुद मोदी के लिए तैयार बैठे हैं, आप तो हमारा काम करने आए हैं। ये भारत का मूड है, ये रोहतक का मूड है। जनता ने इस चुनाव को अपना मान लिया है कि हम मोदी के लिए हैं। तो वो जब मोदी के लिए इस मूड में आ गए हैं, तो उससे आप समझ लीजिए कि इसमें चुनाव की विजय का श्रेय किसी एक शख्स को है, तो वो भारत के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। चलिए एक चीज बताइए, अपने गठबंधन को अपने बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि मैं उनका एक समर्पित सिपाही हूं, उनका एक समर्पित समाई हूं, और वर्षों से एकाग्रता के साथ इस राष्ट्र जीवन की सेवा में हूं।
कितनी सीटें देते हैं अपने गठबंधन को, आखिर में बता। देखिए, हरियाणा तो जब देता है ना जी, थोक में देता है, टुकड़े नहीं करता। जैसे कारगिल युद्ध के बाद 10 की 10 सीटें दी थी, इस समय भी मोदी को हरियाणा 10 की 10 सीटें दे रहा है। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश धनखड़ साहब, 14 के चक्रव्यूह में आने के लिए और सवालों के चक्रव्यूह को भेदने के लिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि चुनावी रणक्षेत्र में आप लोगों का, दोनों मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। आपके तीखे सवालों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, समय निकालने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। 14 का चक्रव्यूह में ये थे रोहतक से बीजेपी हजका के उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।